चंद्र ग्रहण को लेकर आचार्य जी से हमारी चर्चा लगातार जारी है। तमाम दर्शक जो इस वक्त अपने सवाल भेज रहे हैं उनके भी जवाब आचार्य जी से ले रहे हैं और राशियों की भी हम बातें कर रहे हैं, क्योंकि किस राशि में क्या परिवर्तन इस चंद्र ग्रहण के बाद आएगा वो भी बेहद जरूरी हो जाता है। शुरुआत की 3 राशियां हमने बता दी हैं, आचार्य जी से हमने जानी, लेकिन अब आगे की 3 राशियां मेष, वृष और मिथुन राशि की हमने बात कर ली है। अब आगे की जो 3 राशियां यानी कि कर्क, सिंह और कन्या राशि पर कैसा रहेगा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव, आचार्य जी से जानते हैं। आचार्य जी। बिल्कुल, कर्क राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 10वें स्थान पर लगेगा, यानी आपके करियर और आपके पिता पर यह ग्रहण लगेगा। आप और आपके पिता दोनों को मन थोड़ा परेशान हो सकता है, करियर में परेशानी हो सकती है, अतः मानसिक परेशानियों से बचने के लिए चंद्र ग्रहण के दिन आपको चंद्र ग्रहण के बाद दूध नहीं पीना है। उस दिन चंद्र ग्रहण के बाद दूध नहीं पीना है और ग्रहण के बाद दूध को फाड़कर, नींबू डाल के फाड़ देते हैं ना, दूध को फाड़कर दूध का पानी छानकर पीजिए, इससे ग्रहण के दुष्प्रभावों से आप बच सकेंगे। और सिंह राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 9वें खाने पर यानी भाग्य स्थान पर लगेगा। इससे आपके जीवन में उतार चढ़ाव बने रहेंगे, अतः चंद्रदेव के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आज आपको 1 कटोरी में सफ़ेद चावल डालकर अपने मंदिर में रखने चाहिए और ग्रहण के बाद उन्हें दान करना चाहिए। और दूसरा एक उपाय और है, अरे भाई हम आज कह जाते हैं अक्सर, तो वो आज नहीं, ग्रहण के दिन, अब ग्रहण तो कल है ना, तो चंद्र ग्रहण के समय 4 सूखे नारियल जल में प्रवाहित करने हैं। तो आज ही से जान लीजिए आप कि आपको कल 4 सूखे नारियल इकट्ठे करिए और चंद्र ग्रहण के समय 4 सूखे नारियल बहते जल में प्रवाहित कर देंगे। और कन्या राशि वालों, ये ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के 8वें स्थान पर लगेगा और ये स्थान आयु से संबंध रखता है। इस चंद्र ग्रहण के अशुभ प्रभाव से आपकी आयु में, इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से, अशुभ नहीं प्रभाव से आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी। साथ ही आपको ये ग्रहण आपके धन को देखेगा, जिस स्थान पर इसकी दृष्टि वहाँ पे धन लाभ होगा। अतः चंद्रदेव के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए आपको चंद्रदेव के मंत्रों का जाप ग्रहण के दौरान करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः या ओम श्रांग श्रीं सौं स चंद्रमसे नमः, अधिक से अधिक जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़िए। और चंद्र ग्रहण के बाद मंदिर में चना दान करना चाहिए और अमावस्या की रात दूध की खीर का दान अपने बुजुर्गों के नाम से, अपने पुरखों के नाम से करना चाहिए। दूध की खीर का दान, देखो बुजुर्ग जीवित भी हो सकते हैं, स्वर्गवासी बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, पुरखों के नाम, अपने पूर्वजों के नाम, अपने पितरों के नाम। बिल्कुल आचार्य जी, तो हमने आगे की 3 राशियों के बारे में भी चर्चा कर ली और दर्शकों के सवाल भी लगातार आ रहे हैं। चूंकि हम पहले जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनके बारे में बातचीत कर रहे थे और बता रहे थे कि आपकी किस प्रभाव से, किस तरह से, कौन कौन से वो ग्रह होंगे जिनका मंत्र जाप करने के बाद जो होने वाला बच्चा है उस पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो आचार्य जी, हम अपनी चर्चा पूरी कर लेते हैं पहले। हाँ, हम ये चर्चा कर रहे थे, किसी प्रेग्नेंट बच्ची ने पूछा था कि मुझे 6 महीने की प्रेगनेंसी है, मुझे इसके दौरान क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो भय से मुक्त हो जाना चाहिए। देखो बेटा, डरो नहीं, क्योंकि हर चीज़, हर घटना को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए और हर घटना के बारे में ये सोचना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिविटी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आपका बच्चा बिल्कुल कोमल है भी, जिन मंत्रों का आप जाप करेंगी उनसे प्रभाव उस बच्चे पे पड़ेगा। तो आपको हमने अभी भी बताया, जो लोग नए दर्शक हमसे जुड़े हैं उनके लिए फिर से संक्षेप में बता देता हूं। अगर आप बच्चे को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनाना चाहते हैं तो सूर्य के मंत्र पढ़िए, गायत्री मंत्र पढ़िए, या अब जैसे मान लीजिए लड़कियां जनेऊ नहीं पहनती, पतिदेव जनेऊ पहने हैं, तो पतिदेव वहां बैठकर बच्चे अपनी पत्नी को सुना सकते हैं गायत्री मंत्र। आप सूर्य के कोई और मंत्र पढ़ सकते हैं। अगर आप बच्चे को मैरीन में ले आना चाहते हैं, मर्चेंट नेवी में ले आना चाहते हैं, भूगर्भ जल से संबंधित कोई विद्या पढ़ाना चाहते हैं, या आप अपने बच्चे को बहुत इमोशनल
बनाना चाहते हैं, लविंग बनाना चाहते हैं, बहुत लेखक बनाना चाहते हैं, उसका इमेजिनेशन बढ़ाना चाहते हैं, तो चंद्रमा के मंत्र पढ़िए। ओम शांग शीं सौं सह चंद्रमसे नमः या ओम ऐं ह्रीं सोमाय नमः। अगर आप बच्चे को आर्मी में ले आना चाहते हैं, आर्म फोर्सेज में ले आना चाहते हैं, तो मंगल के मंत्र पढ़िए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह भौमाय नमः या अथर्ववेद का मंत्र पढ़िए। अग्नि सख्यम वृणीमहे, अग्नि सख्यम वृणीमहे, अग्नि सख्यम वृणीमहे, ये अथर्ववेद की ऋचा है, इसको पढ़िए। सेनापति बनेगा बच्चा। अगर आप कंप्यूटर के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं और बच्चे को आप आईटी के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं और बच्चे को का कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड जबरदस्त बनाना चाहते हैं, तो बुध के मंत्र पढ़ें। ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सा बुधाय नमः या माता दुर्गा की उपासना करें या ओम ऐं शीं शीं बुधाय नमः। बच्चे को अगर आप विद्वान बनाना चाहते हैं, सतोगुणी बनाना चाहते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में ले आना चाहते हैं, एक्सेल कराना चाहते हैं, तो अपने बच्चे के लिए बृहस्पति के मंत्र पढ़ो। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह बृहस्पतये नमः या नारायण के मंत्र पढ़ो या नारायण कवच पढ़ो या नारायण से विष्णु सहस्त्र नाम सुनो। वो चला लो अपना ऑडियो वाला, अपना आजकल तो फ़ोन पे भी सब बच्चे चला लेते हैं। बिल्कुल। अब अगर आप बच्चे को न्यायिक बनाना चाहते हैं, एडवोकेट बनाना चाहते हैं, बैरिस्टर बनाना चाहते हैं, सॉलिसिटर बनाना चाहते हैं, जज बनाना चाहते हैं, तो बच्चे को शनिदेव के मंत्र पढ़ने चाहिए, सुनाने चाहिए। गर्भस्थ शिशु को ये मंत्र सुनाइए। अगर अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह सीख लिया था, तो आपका बच्चा भी गर्भ से तैयारी करके दुनिया में आ सकता है। आप ओम प्रांग प्रीं प्रौं सह शनैश्चराय नमः या वेद में शनि की दुर्गत से निवारण के लिए दिए गए मंत्र ओम शंयो देवी रभिष्टे आपो भवन्तु पीतये शं योरभि स्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करिए। जो भी आपको याद हो उसको आप करिए। और देखो, इतने ग्रह तो हम एक बार पहले भी बता चुके, अभी भी बताया था, राहु केतु रह गए थे। अगर आप टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में ले आना चाहते हैं, अगर अपने बालक को ज्ञान का भंडार बना देना चाहते हैं, उसको ज्ञान मार्गी बना देना चाहते हैं, अद्भुत नॉलेजेबल व्यक्ति बना देना चाहते हैं, तो राहु के मंत्रों का जाप करें। ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सा राहवे नमः या छिन्नमस्ता देवी के मंत्र का जप करो, छिन्नमस्ता देवी के मंत्र का जप करो। और यदि आप अपने बच्चे को धर्म की ध्वजा बनाना चाहते हैं कि आपके बच्चे के हाथों जीवन में कभी कोई अपकृत्य न हो, तो केतु के मंत्र, केतु धर्म की ध्वजा है, केतु के मंत्र पढ़ो। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह केतवे नमः या गणपति की उपासना करो, गणपतये नमः। इन क्षेत्रों में तो जो माताएं गर्भवती हैं, वो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तैयारी के लिए चंद्र ग्रहण को एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेकर, हाउ टू डील विद द अफेयर, आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग। स्टिल इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन, अभी आप पूछिए, और ये देवी हमसे पूछेंगी, प्रिया जी ये पूछेंगे, बताएंगे आपको। आप बिल्कुल धड़ाके से कन्वर्ट इट इनटू ए पॉजिटिविटी, और डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं बेटा। भय तो मन से निकाल ही दो एकदम, भय नाम की कोई चीज़ नहीं। हमारा धर्मशास्त्र धर्मेण हन्यते राहु, धर्म से ही हम राहु का हनन करते हैं। धर्मेण हन्यते शनि, धर्म से हम शनि के दुर्गत का भी हनन कर देते हैं। तो इसलिए हमारा धर्म, सनातन धर्म, बड़ा विशाल है, बड़ा 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 तेजस्वी है, और ये हर नेगेटिव घटना जो दिखने में नेगेटिव है, वास्तव में भी नेगेटिव है, उसे भी पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की सामर्थ्य रखता है। बिल्कुल। और आचार्य जी, चूंकि हम अपने दर्शकों से कह रहे हैं कि वो सवाल दें, तो सवाल आ भी रहे हैं जो लोगों के मन में सवाल हैं, और इसीलिए हम वो जवाब आचार्य जी से ले भी रहे हैं कि लोगों के मन में अगर कोई भ्रांतियां हैं तो वो दूर हो जाए। शिमला से नेहा का सवाल आया आचार्य जी, वो पूछ रही हैं कि क्या ग्रहण के दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए, और इसी से जुड़ा दिल्ली से भी एक सवाल आया था कि क्या ग्रहण के दौरान सोना भी नहीं होता। देखो बेटा, ग्रहण के दौरान सोना तो बिल्कुल भी नहीं। देखो, कभी आप एकांत चिंतन करो, नींद और मृत्यु समान होती है। आप सोने के बाद उठेंगे नहीं उठेंगे कोई गारंटी नहीं होती, और सोते समय आप अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। तो उस समय जब पृथ्वी पर नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नेगेटिव शब्द का इस्तेमाल न करते हुए यूँ समझ लो एबनॉर्मल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। एबनॉर्मल मीन्स जिसके लिए हमारा शरीर यूज टू नहीं है। देखो, हमारा शरीर काहे के लिए यूज टू है? पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, हमारा शरीर उसके लिए यूज टू है। चंद्रमा का एक गुरुत्वाकर्षण बल है, वो रेगुलर हम उसके संपर्क में रहते हैं, हम उसके लिए यूज टू हैं। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है, हम उसके लिए यूज टू हैं। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन में आ जाए, हम उसके लिए यूज टू नहीं। देखो, सुबह भविष्यवाणी में हम रोज आपको एक चीज़ बताते हैं,
आज का अशुभ समय क्या है, क्या आज कोई अशुभ समय है, वो हम कैसे बताते हैं? उसका फंडा क्या है? उसका फंडा ये है कि जब किन्हीं ग्रहों का क्रांति साम्य हो जाता है, और ऐसे ग्रहों का क्रांति साम्य जिनके क्रांति साम्य माने उनके मतलब एक सीध में आ जाते हैं, उससे कुछ क्षणों के लिए अशुभ स्थिति अशुभ समय पैदा होता है। वो हम रोज आपको बताते हैं। ये ग्रहण भी ऐसा ही एक एबनॉर्मल समय है फॉर विच आवर ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट फॉर। हमारा शरीर उसके लिए निर्मित नहीं है, या हमारे शरीर के लिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्वाइट एबनॉर्मल है। अब वाइल एबनॉर्मेलिटी इज प्रिवेलिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, यू शुड एट ऑल नॉट स्लीप। बच्चे सोना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और रही शिमला से भी किसी बच्ची ने पूछा था कि वो पानी पीना है कि नहीं पीना है, तो बेटा ना ही पियो तो अच्छा है, और इमरजेंसी हो तो आपत्तिकालीन मर्यादा अनाज से जरूर पियो बेटा, जरूर पियो। बिल्कुल। और देखिए जया का भी सवाल आया है आचार्य जी, वो पूछ रहे हैं कि उनका 2 साल का छोटा बच्चा है, तो क्या उसे दूध दे सकते हैं या फिर भूख लगने पर कुछ खाने को भी दे सकते हैं? बेटा 2 साल का बच्चा है, बच्चों का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि वो रिपेल कर देते हैं, 1 सेकंड में रिपेल कर देते हैं। इसलिए बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि उसमें तुलसी की पत्ती पहले ही डाल देना, अच्छा, और कुछ डाल देना। तो अगर बॉटल से दे रही हो तो उसको देते समय कुछ निकाल लेना, या गिलास से, तो अभी तो बॉटल से ही पीता होगा 2 साल का बच्चा है तो वो कुछ या तुलसी, लेकिन डाल के पहले तभी देना बच्चे, उसके बगैर नहीं। और देखिए आचार्य जी, अब देश के अलग अलग कोने से दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमने दिल्ली से सवाल लिया, शिमला से सवाल लिया, अब अजमेर से भी एक सवाल अनीता का आया है, और सवाल उनका ये है कि ग्रहण के दौरान कौन से काम हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, किन किन कामों को करने की मनाही होती है? बेटा कुछ खाना छौंकना नहीं चाहिए, बघारना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए, छीलना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, और भगवान को छूना, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। भगवान का नाम लो जितना लेना है, मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए। और नारिम हरिम हरम दर्शयेत न स्पर्शेत, स्त्री हरि और हर, यानी भगवान और स्त्री का देख सकते हैं, छू नहीं सकते, छूना मत। तो इसलिए सेक्स भी नहीं करना चाहिए ग्रहण के दौरान। तो इसलिए ग्रहण के दौरान, अच्छा, सुई में धागा डालने की भी मनाही है, सुई में धागा भी नहीं डालना चाहिए, ये काम नहीं करने चाहिए। कोई और सवाल आपके मन में? बिल्कुल आचार्य जी, एक सवाल ऐसा ही कुछ पटना से भी आया है, और जैसे कि मैं शुरुआत में भी कह रही थी कि तरह तरह की भ्रांतियां हैं, तरह तरह की कहावतें अक्सर लोगों ने सुनी होती हैं, और उसके चलते एक धारणा लोगों के मन में बन जाती है। तो ऐसा ही सवाल राशि का पटना से है। वो कह रही हैं कि कहावत है कि टांगे हमें मोड़कर नहीं बैठना चाहिए जिस वक्त ग्रहण पड़ रहा हो, तो वो पूछना चाह रही कि इसमें कितनी सच्चाई है, इसके पीछे का क्या तर्क? नहीं बेटा, ऐसा है कि जब कोई चीज़ होती है तो बहुत जो ज़्यादा बड़े विद्वान लोग हैं वो ऐसी चीज़ जोड़ देते हैं जिसकी कोई सच्चाई नहीं होती। टांगे मोड़कर नहीं बैठना चाहिए, ये कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल फर्जी बात है। और पूछो बच्ची। आचार्य जी, सवाल हम आगे भी लेंगे क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हमारे पास इस वक्त सवाल आ रहे हैं, और देखिए दर्शक इतना ज़्यादा हमसे कनेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लगातार जो आम लोगों के सवाल वो हम यहाँ पर ले भी रहे हैं, और आचार्य जी आप जवाब भी दे रहे हैं। हमने अब तक 6 राशियों की बात कर ली आचार्य जी, और अब आगे की जो राशि है यानी कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि, ये लोग अपना इंतजार कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि ग्रहण का प्रभाव इन राशियों पर कैसा होगा। तुला राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा, यानी जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों पर यह ग्रहण लगेगा। इसके प्रभाव से आपको अर्थ की हानि होगी, आपको धन संपत्ति का नुकसान उठाना पड़ सकता है। अतः नुकसान से बचने के लिए आपको कल यानी चंद्र ग्रहण के तुरंत बाद दूध दान करना चाहिए, और ग्रहण के दौरान अपने वजन का 10वां हिस्सा चावल निकालकर अलग रख लेना चाहिए, और उसको परमानेंटली लगभग 6 महीने तक घर में रखा रहना। और वृश्चिक राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा, और ये स्थान स्वास्थ्य, मित्र और शत्रुओं से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, लिहाजा इन उतार चढ़ावों से बचने के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण के दिन, कल के दिन चंद्र ग्रहण के दौरान किसी से फोन पर बात करते समय अपना सीक्रेट रिवील नहीं करना चाहिए। आत्मछिद्रम न प्रकाशयेत, अपनी कमी नहीं बतानी चाहिए,
अपना भेद नहीं बताना चाहिए, और अगर मुमकिन हो तो ग्रहण के बाद खरगोश को चारा खिलाना चाहिए। हमने 2 चीज़ें बताई हैं, 2 में जो आप कर पाए दोनों कर पाए दोनों, एक कर पाए एक। और धनु राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको कुछ शारीरिक परेशानी हो सकती है, लिहाजा इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए आपको चंद्र ग्रहण के बाद जल्दी ही किसी पहाड़ी स्थान की यात्रा करनी चाहिए और ग्रहण के दौरान तेज आवाज में मंत्रों का जाप करना चाहिए। और अब देखिए, हमने बातें कर ली राशियों की और लोगों के सवाल भी हम लगातार ले रहे हैं। तो अब चंडीगढ़ से एक सवाल आया है गायत्री का, आचार्य जी, वो भी मैं ले लेती हूँ। वो कह रही हैं कि बेटी के बोर्ड के एग्जाम्स हैं और मैं कौन से मंत्र बोलूं, उन्हें कौन से मंत्र बोलना चाहिए ग्रहण के टाइम में कि ताकि बेटी के अच्छे नंबर आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगला सवाल नागपुर से अगला सवाल है राजा का, और सवाल ये है कि ग्रहण के दौरान किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कितनी बार करना चाहिए? ग्रहण के दौरान अपने लग्न के स्वामी देवता, 5वें स्थान के स्वामी देवता और नवम यानी भाग्य के स्वास्थ्य पहला, विद्या 5म और नवा भाग्य से जुड़े हुए जो इष्ट देवता हैं उनके मंत्रों का जाप करना बेहतर है। यानी कि आप अपने भाग्य से रिलेटेड जो ग्रह है उसके मंत्र का जाप विशेष रूप से करें, वरना अपने इष्ट देव का मंत्र करें। कोई मंत्र गुरु ने दिया है तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, उसको अवश्य करें। और कोई भी मंत्र करेंगे तो मननात् त्रायते इति मंत्र, जो मनन करने से रक्षा करे वही मंत्र है। हर मंत्र आपकी रक्षा करेगा। अगला सवाल सवाल अगला मैं ले रही हूँ आचार्य जी। यूट्यूब के जरिए तमाम जो दर्शक हैं वो अपना सवाल हम तक पहुँचा रहे हैं। मनीष का एक सवाल आया है और देखिए, कहते हैं कि अब चूंकि आज काशी विश्वनाथ धाम में बहुत बड़ा दीपोत्सव का आयोजन है और कहते हैं कि स्वर्ग से देवता आकर अपना दीपावली का त्यौहार मनाते हैं और काशी में बहुत भव्य आयोजन किया गया और इसके बाद से शादियों की शुरुआत हो जाती है। तो एक ऐसा ही सवाल इसी से जुड़ा हुआ है आचार्य जी कि क्या शादी की तारीख कल के दिन पक्की की जा सकती है? क्यों नहीं की जा सकती? देखो, कुछ चीज़ों अजीबो गरीब ढंग से, जैसे हमारे यहाँ नवरात्र में लोग गृह प्रवेश कर लेते हैं। अरे भाई, नवरात्र साधना का अवसर है, गृह प्रवेश मुहूर्त नहीं है। वैसे ही अब शादी की तारीख का चंद्रग्रहण से कोई वास्ता नहीं है। चंद्र ग्रहण का लेना देना आपकी फिजियोलॉजी से है, तो आप शादी की तारीख जरूर तय कर सकते हैं जी। अगला सवाल जी आचार्य जी, मुंबई से अगला सवाल है किरण का। वो जानना चाह रही हैं कि क्या ग्रहण के बाद गर्भवती महिलाओं को स्नान करना जरूरी है? अगर स्नान करेंगे तो बेहतर होगा, नहीं करेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। तो अगला सवाल यकीन करते हैं कि किरण के सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आचार्य जी, एक मेरा सवाल है, चूंकि जब मैं आपसे पहले बात कर रही थी तो आपने एक मुझसे सवाल पूछा था कि क्या तुमने कभी सोचा है कि समुद्र में ही ज्वार भाटा क्यों आता है? तो मुझे लगता है ये सब जानना चाहते होंगे कि इसके पीछे का क्या कारण है कि अभी गंगा। हमने ये भी बताया था कि कल हम एक फंक्शन में गए थे, वहाँ एक बुजुर्ग गोस्वामी जी ने ये बात कही और बड़ी अच्छी लगी हमें। तो बिल्कुल हमको इतनी अच्छी लगी, हम कल से बहुत से लोगों को बता चुके हैं। समुद्र में गंगा के पानी में क्यों नहीं आता ज्वार भाटा, जमुना में क्यों नहीं आता ज्वार भाटा, समुद्र के पानी में जोड़ देती हूँ आचार्य जी मैं कि चंद्रमा की चाल से इसका क्या लेना देना है? चंद्रमा की चाल देखो, चंद्रमा पानी को आकर्षित करता है अपनी तरफ, और चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट आता है और दूर जाता है उसके कारण ज्वार भाटा आता है। हमें लगता है कि शायद चंद्र ग्रहण से ही इसका कुछ कोरिलेशन समझ करके आप ये सवाल भी पूछना चाहते हैं। जी जी। एक्चुअली ज्वार भाटा इसलिए आता है कि ज्वार भाटा पानी में कम, नमक में ज्यादा आता है। तो चूंकि समुद्र का पानी खारा है इसलिए समुद्र में ही ज्वार भाटा आता है। हमारी देह में ब्लड प्रेशर का संबंध नमक से, इसीलिए डॉक्टर कहते हैं ब्लड प्रेशर हो गया तो नमक कम खाओ। अब बात क्लियर हो रही ना? इसीलिए मतलब ये केवल इसलिए कि जो खारा पानी है उसी में ज्वार भाटा आता है, उसका मूल रीजन नमक। और मुझे लगता है ये शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और सवाल तो हम ले ही रहे हैं और राशियों की बातें भी हम कर रहे हैं आचार्य जी। तो अब जो हमारी अगली 3 राशियां हैं उनकी बात कर लेते हैं कि अगली 3 राशियों पर किस तरह से इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल, मकर राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगेगा
और चौथा स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको हर तरह का लाभ मिलेगा, आपको धन लाभ के अवसर भी प्राप्त होंगे। लिहाजा लाभ की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए आज के दिन आपको चंद्र ग्रहण के बाद अगले 15 दिन तक किसी भी मुद्दे पर माता का विरोध नहीं करना है और अगले 3 दिन तक घर में आए मेहमानों को दूध या शरबत अपने हाथ से उठाकर पीने के लिए देना है। कुंभ राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपके तीसरे स्थान पर लगेगा। तीसरा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपके भाई बहनों के धन में वृद्धि होगी, साथ ही आपको भी उनसे आर्थिक रूप से सपोर्ट मिलेगा। अतः भाई बहनों का साथ बनाए रखने के लिए और उनकी आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण के दौरान देवी दुर्गा के मंत्रों का जप करना चाहिए और ग्रहण के दौरान गेहूं या गुड़ निकाल कर रखना चाहिए। ग्रहण के बाद किसी सफाई कर्मी को आदरपूर्वक रिक्वेस्ट के साथ दान कर देना चाहिए। और मीन राशि वालों, ये चंद्र ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका के दूसरे स्थान पर लगेगा और ये स्थान धन से संबंध रखता है। इस ग्रहण के प्रभाव से आपको अपने धन के प्रति कुछ चिंता हो सकती है, लिहाजा इस चिंता से मुक्ति के लिए आज आपको चंद्र ग्रहण समाप्त होने पर स्नान करके माता या किसी बूढ़ी स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए और ग्रहण के बाद माता या सास से 2 मुट्ठी चावल लेकर एक सफ़ेद कॉटन के कपड़े की थैली में बांधकर उस थैली को हमेशा अपने पास रखें। यह आपके लिए सौभाग्य सूचक हो जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।